प्रिय बच्चों, आज मैं आप सबके सामने एक और नए विषय के साथ मौजूद हूँ। नया विषय है ईमेल लेखन। ईमेल लेखन बहुत ही प्रासंगिक विषय है। एक वक्त था जब हम अपने करीबियों के पास, जो तो हमसे दूर रहते थे, उन्हें पत्र लिखा करते थे। हालांकि पत्र लेखन भी एक बहुत अच्छी विधा थी, बहुत अच्छी शैली थी अपने मन के भावों को परिप्रकाश करने की। लेकिन चूंकि आजकल तकनीकी विकास बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए अब इतनी कठिनाई लेकर पत्र लिखना और पत्र भेजना, पत्र मिला या ना मिला उसके बारे में संदेह में रहना, इन सब चीज़ों की और आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तकनीक ने हमारे सामने एक नई शैली का इजाद किया है जिसे हम ईमेल कहते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। अब इस ईमेल लेखन के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन जब परीक्षा में ईमेल लेखन के बारे में बात आती है तब हमें कुछ बातों का गहराई से ध्यान रखना पड़ता है। अतः हम इस विषय को 3 बिंदुओं पर पढ़ेंगे। पहली बिंदु है ईमेल का तात्पर्य, दूसरी बिंदु है ईमेल के अंग, और तीसरी बिंदु है कि ईमेल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ईमेल का तात्पर्य क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ई से इलेक्ट्रॉनिक होता है और मेल का मतलब है पत्र। इस प्रकार ईमेल का अर्थ हो गया इलेक्ट्रॉनिकली जिस पत्र को हम भेजते हैं उस पत्र को हम ईमेल कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसी को कहते हैं ईमेल। अब ईमेल का तात्पर्य समझाते हुए ये जानना जरूरी है कि ईमेल के लिए हमारे पास एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप या फिर एक स्मार्टफोन का होना आवश्यक है। हालांकि आजकल तो फीचर फ़ोन में भी हम छोटी छोटी मैसेजेस भेज सकते हैं, हालांकि ईमेल भेजना उसमें भी थोड़ा सा कठिन कार्य होगा। इसे स्मार्टफोन के जरिए या फिर लैपटॉप के जरिए या फिर हमारे कंप्यूटर के जरिए हम ईमेल को भेज सकते हैं। और आजकल शहरों में या गाँव में भी लोगों के पास ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी एक चीज़ ज़रूर होने लगी है। इसलिए आजकल पत्र देने के बजाय लोग ईमेल पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और ईमेल को ज़्यादा व्यवहार करते हैं। अब देखते हैं कि ईमेल के अंग क्या हैं, क्योंकि हम परीक्षा की दृष्टि से, हम याद रखें कि हम परीक्षा की दृष्टि से ईमेल के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे आप लोग आज से पहले, इस कक्षा से पहले भी बहुत सारे ईमेल लिख चुके होंगे, लेकिन जब परीक्षा में ईमेल लिखने के बारे में बात आती है तो कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इससे सबसे पहले हम देखते हैं कि ईमेल के अंग क्या क्या हैं। सबसे पहले जब हम ईमेल लिखते हैं तो जैसे ही हम ईमेल कंपोज पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ बातें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहला अंग है उसका फ्रॉम। हालांकि फ्रॉम बाय डिफ़ॉल्ट चला जाता है पाने वाले के पास, लेकिन चूंकि हम परीक्षा में लिखते हैं इसलिए लिख कौन रहा है उसका जिक्र होना या उसका मेल आईडी का होना जरूरी है। इसलिए हमारा ईमेल का पहला अंग होगा फ्रॉम, जो इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसको हम फ्रॉम को हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर खोलते ही वो इंग्लिश में ही दिखता है, किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी लैपटॉप में या फिर स्मार्टफोन पे। इसलिए हम उसको फ्रॉम इंग्लिश में ही लिखेंगे। अब फ्रॉम में लिखना क्या है? फ्रॉम में लिखना भेजने वाले का ईमेल आईडी लिखना होता है। अभी भेजने वाला मैं हूँ, मेरा नाम गगन है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मुझे अपना नाम कहीं नहीं लिखना होगा। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेल आईडी कैसे बनाऊंगा? फिर मैं abc@gmail.com लिख सकता हूँ, या फिर cde@email.com या gmail.com लिख सकता हूँ। तो ये हो गया फ्रॉम में। ठीक उसके नीचे की लाइन में फिर मैं ईमेल का दूसरा अंग का प्रयोग करूंगा, वो है टू। किसके पास भेज रहा हूँ? जिसके पास भेज रहा हूँ उसका मेल आईडी लिखना आवश्यक है, और आमतौर पर उसका मेल आईडी परीक्षाओं में दे दिया जाता है या फिर उसके पद या उसके नाम का जिक्र होता है। अब जैसे आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन को या चेयरमैन को एक ईमेल लिखिए, तो अभी हमारा एड्रेसी का नाम हमारे सामने है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन। तो फिर चेयरमैन के लिए हम सी लिख सकते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए MC लिख सकते हैं। अब हमारा ईमेल आईडी हो सकता है emc@gmail.com। इस तरह से परीक्षा के लिए हम
पाने वाले के ईमेल आईडी को बना सकते हैं और बनाना आवश्यक है। सिर्फ क ख ग या फिर abc@gmail.com लिखने से काम नहीं चलेगा, वो भेजने वाले का ईमेल आईडी ऐसे लिखा जाता है। तो ये दूसरा अंग था 2। अब 2 के बाद जो नीचे की लाइन है उस लाइन में हमें लिखना होता है सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पर हम ईमेल लिखने जा रहे हैं। और सब्जेक्ट भी बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में आ जाता है, SUBJECT सब्जेक्ट, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ये सब्जेक्ट भी बाय डिफॉल्ट आ जाता है। लेकिन सब्जेक्ट क्या है जब हम उसको लिखेंगे तब हमें ये लिखना पड़ता है कि हमारा लिखने का विषय क्या है जो हम हिंदी में लिखेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आता है SUBJECT ये इंग्लिश में ही लिखा होगा, परीक्षा में भी हम इंग्लिश में ही लिखेंगे। लेकिन सब्जेक्ट का जब विस्तार लिखेंगे तो हम उसे हिंदी में लिखेंगे। लेकिन कोशिश करें, प्रश्न बड़ा हो सकता है, प्रश्न 2-3 लाइनों का या 2-3 पंक्तियों का प्रश्न हो सकता है, परंतु हम उसे संक्षिप्त बनाएं, 1 लाइन से अधिक ना हो। जैसे आप अपने क्षेत्र की सफाई की शिकायत करते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के पास एक ईमेल लिखिए। जब परीक्षा में ये प्रश्न आएगा तो हो सकता है कि ये प्रश्न 2 या 3 लाइनों में हो, लेकिन हम उसे 1 लाइन में बदलेंगे और हम लिख सकते हैं परीक्षा में सफाई की शिकायत हेतु शिकायती पत्र। बस एक ही लाइन में समाप्त करना पड़ेगा। इसकी कोशिश करते हैं, जब हम अभ्यास करेंगे तो इसकी जरूर कोशिश करें। अब सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले यानी ये चौथा अंग आ जाएगा, फ्रॉम टू सब्जेक्ट तीसरा अंग। चौथा अंग आ जाएगा संबोधन। संबोधन से पहले जब हम पत्र लिखते थे, एक था पाने वाले का पता, पर ये पत्र नहीं है, ये ईमेल है। पता बिना पते के भी ईमेल आईडी के कारण सही व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा, इसलिए हमें पता लिखने की और आवश्यकता नहीं होती। हम सिर्फ संबोधन में चले आएंगे। जैसे संबोधन में आमतौर पर श्रीमान, महाशय, महोदय ऐसे ही कुछ 2-3 शब्द होते हैं जिन्हें आप पूरी तरह से याद रख लीजिएगा। अच्छा होगा कि आप किसी एक शब्द को ही याद रखिए और उसी शब्द का ही हमेशा प्रयोग कीजिए। मान लीजिए मैं शुरू करता हूं महाशय से, और अगर कोई महिला है जिनके पास हम ईमेल दे रहे हैं या भेज रहे हैं तो हम महाशया लिखेंगे, वरना कोई पुरुष हैं तो महाशय लिखेंगे। यह है संबोधन। संबोधन के बाद ये चौथा अंग था। 5वां अंग आ जाएगा उसकी विषय वस्तु। विषय वस्तु को ध्यान रखें, या तो हम 3 पैराग्राफ्स या अनुच्छेद में लिखें या फिर कम से कम 2 अनुच्छेद में जरूर हो। पहला अनुच्छेद होगी भूमिका और विषय वस्तु, और दूसरा अनुच्छेद होगा प्रार्थना। आप भेजने वाले पाने वाले से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं। अंतिम अनुच्छेद। अगर आप 3 अनुच्छेद करेंगे तो पहला अनुच्छेद होगा भूमिका का, दूसरा अनुच्छेद होगा विषय वस्तु का, तीसरा अनुच्छेद होगा प्रार्थना का। सो विषय वस्तु को हम 3 अनुच्छेद में बांटेंगे या 2 अनुच्छेद में बांटेंगे। विषय वस्तु के बाद आ जाएगा अभिनिवेदन। अभिनिवेदन का मतलब उसमें लिखना पड़ता है, जैसे आपका आज्ञाकारी पुत्र, अगर मैं अपने पिता के पास लिख रहा हूँ, अगर मैं अपने प्रधान आचार्य के पास लिख रहा हूँ तो लिखना पड़ेगा आपका आज्ञाकारी छात्र, और अगर मैं एक लड़की हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा। और अगर किसी व्यावसायिक संस्था या फिर किसी सरकारी कार्यालय या गैर सरकारी कार्यालय में हम अपना ईमेल दे रहे हैं, भेज रहे हैं, तो फिर एक शब्द हमेशा भवदीय, और अगर पाने वाली महिला है तो भवदीया। ठीक है, इसके अतिरिक्त और किसी शब्द को याद मत रखिएगा, क्योंकि विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न शब्द दिए गए होते हैं और इतने सारे शब्दों को याद रखने के कारण परीक्षाओं में हम द्वंद्व में पढ़ते हैं और जो अप्रोप्रिएट नहीं है, जो आवश्यक नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं और उससे गलतियां बढ़ती हैं। तो अगर किसी निकट संबंधी के पास लिख रहे हैं तब हम उनसे हमारे संबंध को लेकर अभिनिवेदन होगा। जैसे मैं पिताजी के पास लिख रहा हूं तो होगा आपका पुत्र या आपकी पुत्री। मामा जी के पास लिख रहा हूं तो आपका भांजा या आपकी भांजी।
अपने प्रधानाचार्य के पास लिख रहा हूं या अपने किसी शिक्षक के पास लिख रहा हूं तो आपका आज्ञाकारी छात्र या आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा। और अगर किसी सरकारी, गैर सरकारी या व्यावसायिक अनुष्ठान के पास लिख रहा हूं तो फिर भवतीय। और अंतिम अंग होगा आपका हस्ताक्षर। अब यहाँ हस्ताक्षर, चूंकि ये परीक्षा के लिए हम लिख रहे हैं इसलिए हम हस्ताक्षर की जगह अपना नाम नहीं लिख सकते, हमें या तो क ख ग या फिर अ ब स लिखना है। भूल कर भी अपना नाम न लिखें, अ ब स या क ख ग। हाँ, कभी कभार प्रश्न में भेजने वाले का नाम लिखा होता है, जैसे कि लिखा जाएगा आप गगन बिहारी पटनायक हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मैनेजर के पास एक ईमेल लिखिए, तो फिर भेजने वाले का नाम दे दिया गया है गगन बिहारी पटनायक। सो अब मुझे गगन बिहारी पटनायक लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो ये है ईमेल के अंग। अब हम देखते हैं कि ईमेल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ईमेल की आवश्यकता पड़ती है, जो कारण, वो कारण बड़े ही स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो हमें पत्र लिखने के लिए कागज, कलम आदि की आवश्यकता होती है। ईमेल में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। एक, दो, कागज कलम में जब हम लिखते हैं तब हमें उस भाषा का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है, वरना हमसे वर्तनी की यानी स्पेलिंग की बड़ी गलतियां होती हैं, एरर्स होते हैं। लेकिन ईमेल में इसकी कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हमसे कोई गलत शब्द टाइप होता है अपने आप ही उसमें एक लाल रंग का रेखांकन दिख जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि यह शब्द हमने गलत लिखा। और जब हम उस पर क्लिक करते हैं, उसे सिलेक्ट करके क्लिक करते हैं तो उसका सही शब्द भी हमें दिखाई देने लगता है स्क्रीन पर। हम उसे क्लिक कर देते हैं तो सही शब्द अपने आप आ जाता है। इसलिए ईमेल कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये दूसरी बड़ी विशेषता है। तीसरी बड़ी विशेषता है कि पत्र पहुंचने में जितना समय लगता था ईमेल में उतना समय नहीं लगता। 1 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर अगर नेट कनेक्शन ठीक है या बैंडविड्थ ठीक है तो 1-2 सेकंड के अंदर ही हमारा ईमेल डिलीवर हो जाता है। और अगर किसी कारण से डिलीवर नहीं हुआ तो हमें संदेश तुरंत मिल जाता है कि आपका मेल डिलीवर नहीं हुआ। पत्र में यह सुविधा नहीं थी। पत्र में अगर पत्र हमने भेज दिया फिर हमें पता ही नहीं कि पत्र पाने वाले को मिला या नहीं मिला। अगर कभी उससे उत्तर आता है कि तुमने अब तक पत्र क्यों नहीं लिखा, तब जाकर 15 दिन के बाद, महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद हमें ये पता लगता है कि हमने जो पत्र दिया था वो वहां पर पहुंचा नहीं है। तो ये बड़ी दिक्कत होती थी। मेल में ये दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो इन सब विशेषताओं के कारण मेल लिखना आजकल बहुत ज्यादा चलन में है और पत्र लिखने की प्रथा धीरे धीरे बंद होने जा रही है। सिर्फ सरकारी कार्यालयों में या व्यावसायिक अनुष्ठानों में जो पत्र लिखे जाते हैं वो आज भी लिखे जाते हैं और वो ताउम्र लिखे जाते रहेंगे। लेकिन वहां भी आजकल ईमेल का प्रचलन होने लगा है, परंतु पत्र आज भी काफी मात्रा में लिखे जाते हैं। अन्यथा व्यक्तिगत, अंतर्वैयक्तिक जो संबंध है उनमें जो पत्राचार होता है या पत्र व्यवहार होता है वो आजकल ईमेल ने उसका स्थान, पत्र का स्थान ले लिया है। इस कारण आजकल एनसीईआरटी ने अपने कोर्स में या अपने विषयों में ईमेल को एक आवश्यक अंग मान लिया है। इसके लिए हमें ईमेल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब हम ईमेल का प्रारूप देख लेते हैं। मैंने तो सारा अंग आपको समझाया है, पर अब ईमेल का प्रारूप देख लेते हैं। ध्यान रखें कि ईमेल हमें हमेशा एक बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा। परीक्षा में जैसे ही आप ईमेल लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप ये लेफ्ट बाई मार्जिन से दाई मार्जिन तक एक लाइन डाल दीजिए। ये बॉक्स का बॉर्डर लाइन होगा। उसके बाद 5-6 लाइनों के नीचे तक दाहिनी तरफ और बाईं तरफ बॉर्डर लाइन को खींच लीजिए। पूरा नीचे मत खींचिए क्योंकि हमें पता नहीं हमारा ईमेल कहां तक जाएगा। अब दूसरी लाइन जो होगी, यहाँ एक मार्जिन पेंसिल की लाइन दे दीजिए जिसे बाद में आप मिटा दीजिएगा, क्योंकि यही मार्जिन होगा और ये बॉर्डर लाइन होगा। बॉर्डर लाइन को हमें छूकर कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ हमारा सबसे पहले लाइन में टू, उसके बाद फ्रॉम, बीच में कोई लाइन गैप देने की जरूरत नहीं है। तीसरी लाइन में सब्जेक्ट, चौथी लाइन में एक लाइन गैप दे देंगे, एक लाइन का गैप दे दिया। चौथी लाइन में हमने लिखा संबोधन, कॉमा दिया। फिर हमारा पहला अनुच्छेद शुरू हो गया। देखिए इधर भी एक मार्जिन के लिए पेंसिल लाइन आप डाल दीजिए।
जिसे हम बाद में मिटा देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ईमेल को लिखा या पहला अनुच्छेद लिखा। मान लीजिए पहला अनुच्छेद हमारा यहाँ समाप्त हुआ, हमने दूसरा अनुच्छेद मार्जिन थ्रेशोल्ड थोड़ा सा छोड़कर शुरू किया। दूसरा अनुच्छेद हमारा विषय वस्तु का अनुच्छेद है, हमने विषय वस्तु का अनुच्छेद भी पूरा किया। अब हमारी प्रार्थना का अनुच्छेद है, तीसरा अनुच्छेद। प्रार्थना का अनुच्छेद हमने लिखा, प्रार्थना समाप्त हुई, हमने पूर्ण विराम दिया। विषय वस्तु समाप्त, एक लाइन छोड़ देंगे, ये क्रॉस में दे रहा हूँ एक लाइन छोड़ने के लिए। अभिनिवेदन, आपका आदर, आपका प्यारा पुत्र या आपका प्रिय पुत्र, और अपना नाम क ख ग। यहाँ समाप्त होता ईमेल। अब हम इस लाइन को यहाँ तक ले आएंगे, जहाँ खत्म हुआ उसके एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट लाइन में या उसके बाद वाले लाइन से हम इस बॉर्डर को समाप्त करेंगे। ये हो गया हमारा बॉर्डर, ये हो गया हमारा बॉक्स। अब ये लिख देने के बाद ये जो पेंसिल की लाइन हमने खींची होगी मार्जिन के लिए, उसको मिटा देना है। इसको याद करके मिटाइएगा, वरना आपका ईमेल असुंदर दिखेगा। और ये सब चूंकि औपचारिक पत्र हैं, इसलिए इनका पत्र जैसा दिखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसलिए इसको जरूर याद करके मिटाइएगा ताकि ये मार्जिन ना दिखे। और इतना होने के बाद आपका यह ईमेल समाप्त हुआ। आशा है कि ईमेल के बारे में आपको सविशेष जानकारी मिल चुकी होगी। अगली कक्षा में हम फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ईश्वर आप सबका कल्याण करे। धन्यवाद।